तो यो गाइस, मेरा नाम आदित्य कुमार है और आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल द वे ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में हम लोग क्लास 10th मेटल नॉन मेटल का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम लोग जानेंगे कुछ कैसे मेटल एक्सट्रैक्ट होते हैं, कैसे उसका ऑकरेंस होता है, ये सब जानेंगे। तो दोस्तों, आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर वीडियो डिले अपलोड करने के लिए। आज मैं ना कुछ दिनों से, 1 महीने से ना 2 महीने से बहुत बिजी चल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो किसी कारणवश मेरा ना वीडियो नहीं आ पा रहा है, मतलब 1-2 दिन डालता हूँ, फिर 3-4 दिन नहीं डाल पाता, 5-6 दिन नहीं डाल पाता हूँ कारणवश दोस्तों, बिजी हूँ। तो अभी कुछ समय तक ऐसा और चलेगा दोस्तों, उसके बाद से मैं रेगुलर डालूंगा नेक्स्ट सप्ताह से, तो बुरा मत मानिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी को। तो अपना पहला टॉपिक है ना, ऑकरेंस ऑफ मेटल। मेटल्स कैसे ऑकर होते हैं। तो देखिए, हमें पता है कि हमारा अर्थ में ना कई सारे लेयर्स होते हैं, जैसे कि क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, कोर होता है, कई लेयर्स होते हैं, ठीक है। और उन्हीं लेयर में से उन्हीं कुछ ही, जैसे कि क्रस्ट और मेंटल से हमें रिसोर्सेस मिलते हैं। क्रस्ट नीचे के लेयर जो होता है उससे हमें रिसोर्सेस मिलते हैं, है ना, अलग अलग थिंग्स मिलते हैं जिससे हम लोग अपना डेवलपमेंट कर पाते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स मिलते हैं। तो जैसे तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स ये हमारे अर्थ पे नेचुरली प्रेजेंट होते हैं अर्थ क्रस्ट में, ठीक है, अर्थ क्रस्ट के नीचे। और वैसे एलिमेंट्स, वैसे कंपाउंड जो अर्थ क्रस्ट के नीचे से मिलते हैं उन्हें हम लोग मिनरल्स कहते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ पे समझ में आया होगा बात टर्म्स को। और टर्म ये कह रहा है कि अर्थ क्रस्ट के नीचे जो भी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स मिलते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मिनरल्स, ठीक है दोस्तों। और हम लोग आगे देखते हैं अब। तो देखिए, ये सब जितने भी मिनरल्स होते हैं ना, इनका कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल और कैन प्रॉफिटेबल। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई मेटल चाहे कोई एलिमेंट, सुनिए, कोई मेटल चाहे कोई एलिमेंट बहुत ही ज्यादा अमाउंट में उसका परसेंटेज किसी चीज में ज्यादा हो, कोई भी चीज उसमें उसका परसेंटेज क्या हो, ज्यादा हो, और जब हम लोग उसे निकाले तो वो प्रॉफिट जनरेट कर सके। मतलब जो भी कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई भी चीज हमको मिला अर्थ क्रस्ट के नीचे, जैसे कोई रॉक्स मिला, ठीक है, रॉक्स टाइप का सपोज कर लीजिए, और उसमें से मिनरल्स निकले, ठीक है, उसमें से क्या निकले, मिनरल्स निकले। तो उसमें से मिनरल्स निकल रहे तो क्या वो मिनरल्स होगा, हाँ जरूर मिनरल्स होगा। और उससे में प्रॉफिट हो तो हम लोग उससे क्या कहेंगे, ओर कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, ओर कहेंगे। तो ठीक है, तो मिनरल्स कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल दैट कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, दिस मिनरल आर कॉल्ड ओर्स। एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, सारे ओर्स मिनरल्स होते हैं, क्योंकि उस ओर से हमें क्या मिल रहा है, मिनरल्स मिल रहा है, ठीक है। सारे ओर्स मिनरल्स होते हैं, बट सारे मिनरल्स ओर्स नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ ओर्स ऐसे भी होते हैं ना जिसमें बहुत ही कम वो उस टाइप स्पेसिफिक वो पर्टिकुलर अमाउंट में वो मेटल चाहे वो एलिमेंट होगा। और जब लोग उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो जितना खर्चा उसे निकालने में लगेगा ना, उतना वो मिनरल निकलेगा ही नहीं, है ना। तो उस केस में भी वो और तो नहीं कहला सकता। तो इसका मतलब सारे ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। समझ गए बात, समझ रही हो आ रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल। मेटल को हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो देखो, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, एक आपको सीरीज बताया था जिसका नाम है रिएक्टिविटी सीरीज। याद है दोस्तों, जहां तक मैंने आपको बताया था वो कौन सा सीरीज था, रिएक्टिविटी सीरीज। वो जो सीरीज था ना, वो सीरीज जो रिएक्टिविटी सीरीज था, उसका ट्रिक ऐसे था, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्यों ठरी आएगी और पीटेगी, है ना। यहाँ पे वो ट्रिक था, देखिए, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्यों ठरी आएगी और पीटेगी। पीटी यानी लास्ट में प्लैटिनम, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में होता है ना, वो सबका अलग अलग मेथड है एक्सट्रैक्शन का। मतलब कुछ एलिमेंट्स होंगे जो रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप में होंगे तो उनके अलग मेथड होगा फॉर एक्सट्रैक्शंस, ठीक है। कुछ वैसे एलिमेंट्स होंगे जिनका कुछ अलग ही दूसरा ही मेथड होगा फॉर एक्सट्रैक्शन, और कुछ तो ऐसे फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते होंगे, मतलब जो ऐसे ही मिल जाते होंगे। जरूर कुछ ना कुछ उस टाइप्स के अलग अलग मेटल से एलिमेंट्स होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। तो ये जो टॉपिक है ना, हम लोग इसी चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो समझिएगा ध्यान से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जहां से आपका दिमाग भटका तो आप भटक जाइएगा। तो आगे बढ़ते हैं।
तो सबसे पहले वैसे मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज के नीचे में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ये सब रिएक्टिविटी सीरीज के मिडल में, मतलब लीस्ट में है। इसमें मरकरी भी होता है जो बीच में नहीं है, ठीक है। तो इसमें वही होंगे जो मेटल्स होंगे। तो मरकरी एक मेटल है लेकिन वो लिक्विड स्टेट में, तो इसलिए हो सकता है कि इस रिएक्टिविटी सीरीज में वो ना दिया हो। लेकिन वैसे मेटल जो इस रिएक्टिविटी सीरीज के नीचे में, एकदम जस्ट नीचे में होंगे, जो रिएक्टिविटी सीरीज के नीचे के एलिमेंट होते हैं ना, ये एलिमेंट ना फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। फ्री स्टेट हम लोग ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि किसी से रिएक्शन नहीं करता। मतलब जब इन लोग उसको हम लोग जब अर्थ क्रस्ट में जो खोदाई करके माइनिंग करके जब उससे हम लोग निकालेंगे तो किसी से रिएक्शन किए हुए नहीं होंगे। हम लोग ऐसे ही हम लोग ना, ये हमको ऐसे ही मिल जाएंगे, है ना। इसमें ज़्यादा इसको झंझट नहीं होगा। ये इसको प्यूरिफाई करेंगे ज़्यादा, मतलब ज़्यादा प्यूरिफिकेशन में इसके ज़्यादा मेथड्स प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा और आपको इसीलिए हल्का फुल्का प्रोसेसिंग करके हम लोग इसको ले सकते हो। तो कौन वाले जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, यानी जो रिएक्टिविटी सीरीज के सबसे नीचे में है, यानी सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, इसीलिए ये किसी से रिएक्शन करेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। हमें पता है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना वो रिएक्शन करते हैं अलग अलग नॉन मेटल से। आयनिक बॉन्डिंग हमने जस्ट पढ़ के आया था और हमने उसमें जाना था कि वो रिएक्शन करते हैं फॉर स्टेबिलिटी। जैसे कि नोबल गैस रिएक्शन नहीं करती क्योंकि स्टेबल होते हैं, तो बाकी जो एलिमेंट स्टेबल नहीं होते वो रिएक्शन करते हैं फॉर स्टेबिलिटी। करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन लीस्ट रिएक्टिव तो स्टेबल है ना भाई, वो तो रिएक्शन ही करते ना। पहली बात वो रिएक्शन, देखो पहले बात वो स्टेबल हो चाहे ना हो अलग बात है, लेकिन वो रिएक्शन नहीं करता, सब ढीठ होता है सब। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कॉपर और सिल्वर का ना मन बदल जाता है। ना 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 भाई, कभी कभी रिएक्शन करे लेना चाहिए भाई। जिंदगी तो इसी एकदम बेकार में कट ही रहा है और कटेगा, तो कभी कभी रिएक्शन कर लेते हैं ना, तब ना पार्टनर बदलेंगे तब ना मजा आएगा। तो वो रिएक्शन कर लेते हैं और वो रिएक्शन करके क्या करते हैं कि देखिए ये रिएक्शन कर लेंगे, अपना पार्टनर ला देंगे और देखिए, और वो पार्टनर पता क्या लाएंगे, नहीं तो सल्फाइड का फॉर्मेशन करेंगे, नहीं तो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। मतलब सपोज कि जो कोई Cu है, ठीक है, वो भी लीस्ट एक्टिव एलिमेंट में से एक है, तो CuS बन जाएगा, ठीक है। नहीं तो AgS बन जाएगा, यानी सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर सल्फाइड, उसको सल्फाइड कहेंगे। S जब बनाएगा तो सल्फाइड होगा, नहीं तो ऑक्साइड बनाएगा CuO, है ना, इस प्रकार से। तो मतलब वो ऑक्साइड ही नहीं तो सल्फाइड का फॉर्मेशन करेगा रिएक्शन करके, ठीक है। तो वैसे मिलेगा। सपोज करो ना, हम सबको पता है कि देखिए हम सब जानते हैं, जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, चाहे मैं भी जो वीडियोस बनाता हूँ, हम सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। दोस्तों करते हैं, जरूर करते हैं। और हम लोग घर में जो ज्वेलरीज होगा ना, वो बहुत पुराना सा होगा। अब लोग नोटिस करना कि जो ज्वेलरी बहुत पुराना था, 10 साल 20 साल, मतलब 10 साल 20 साल, वो धीरे धीरे काला पड़ने लगता है। हमें पता है वो क्या पड़ता है, धीरे धीरे वो काला पड़ने लगता है। तो जब वो काला पड़ने लगता है तो हम लोग जाते हो ज्वेलरी की दुकान पे जाते हैं और वहाँ के लोग बोलते हैं ना तुमको चमकाना है, ठीक है। तो वो एक सोल्यूशन में डालता है, जिसे हम लोग एक्वा रेजिया कहता है। वो मैंने आपको बताया था पहले, 3:1 है ना, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और नाइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। तो वो एसिड होता है, ठीक है। और एसिड में जैसे ही वो डालता है ना तो चमक जाता है। उसको उस टाइम मैंने आपको बताया था, वो चमकने का फिर मत रहा ना, वो क्या करता है ना कि वो जो है उस चीज को वो गला देता है, उसमें से कुछ ज्वेलरी का हिस्सा चल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग नॉर्मली जो दूसरा भी और तरह के जो प्रोसेस होता है उससे करवाना, लेकिन उससे मत करना भाई, बहुत ठगड़ी होता है। और अभी जानते हो सोना चांदी का रेट कितना भाग रहा है भाई, बहुत ज़्यादा रेट हो जाएगा भाई। 1-2 ग्राम में निकालेगा तो भाई हज़ारों में उसकी मात्रा चल जाएगी। गोल्ड का तभी 10,000 रुपया पर ग्राम चल रहा, 10,000 पर ग्राम। सोच लो भाई, अगर 4-5 ग्राम लेंगे तो 50-60 हज़ार रुपया ऐसे ही निकल गया। तो उस टाइप को चीज़ों में मत फंसिएगा, ठीक है। बस मेरा बात इतना समझाने की बात थी कि जो यहाँ पे सिल्वर होता है, यानी जो लीस्ट एक्टिव होता है, सिल्वर चाहे कॉपर, ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट तो करते हैं, सब करते हैं, प्लैटिनम भी करता है, गोल्ड भी करता है। लेकिन इसमें सिल्वर और कॉपर ऐसे ढीठ आदमी है ना, जो सल्फाइड नहीं तो ऑक्साइड, क्या सल्फाइड नहीं तो ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेंगे, यानी सल्फर से पकड़ के AgS सिल्वर सल्फाइड, नहीं तो सिल्वर ऑक्साइड चाहे कॉपर ऑक्साइड, ये सब के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो और कुछ वैसे मेटल्स जो होते हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप में होता है, जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये वाले, ये तो भाई पूछो मत, इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ना कि ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते हैं भाई। अपना पार्टनर कभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेंगे, कभी क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेंगे, कभी कार्बोनेट के साथ कर लेंगे, कभी सल्फाइड के साथ कर लेंगे।
मतलब भाई जितने भी प्रकार का नॉन मेटल होते हैं ना जो रिएक्शन करते हैं, ये उन सभी के साथ रिएक्शन कर जाता है भाई। इतना ढीठ है ये सब टॉप वाला। बताओ भाई, हम लोग को भाई किस एक ही के साथ रिएक्शन करना है। इस रिएक्शन मतलब समझो शादी, उसे बेकार सी ये सब सबके साथ रिएक्शन करके चलता है। सोचो कितना खतरनाक है ये सब। तो ये टॉप वाले कौन, ये वाले एलिमेंट्स, तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्शन करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए सबके साथ रिएक्शन करते हैं। और जो मिडल स्टेट में जो मिडल एक्टिविटी, जो रिएक्टिविटी सीरीज के मिडल में, जैसे कि ये वाले, ठीक है, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, ये सब, तो ये सब रहता है ना, ये मेनली 3 चीज़ के साथ रिएक्शन करेंगे। नहीं तो ऑक्साइड के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ, नहीं तो सल्फर के साथ, है ना, नहीं तो कार्बोनेट के साथ CO3, सल्फेट यानी सल्फाइड यानी S आ जाएगा उसमें। तो ये इन तीनों के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है। और बहुत सारे ऑक्साइड, सल्फाइड्स, कार्बोनेट ये सब बनाते हैं। और ये सब अर्थ में ना बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, क्योंकि ये भी बात, ये सब बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जैसे कि आयरन बहुत ज़्यादा है भाई। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि अर्थ पे ऑक्सीजन इतना सारा होता है ना कि ज़्यादातर इनमें सभी एलिमेंट्स ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं, नहीं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाते हैं। क्योंकि अर्थ में जो रिएक्टिव गैसेस में होता है उसमें सबसे ज़्यादा तो ऑक्सीजन ही है, इसीलिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जितने भी टाइप के एलिमेंट्स है, यानी टॉप मोस्ट एक्टिव एलिमेंट्स, लो रिएक्टिव एलिमेंट्स, मिडल मोस्ट एक्टिव एलिमेंट्स, ये सब किस कैटेगरीज में आएंगे और कैसे कैसे ये हमें प्राप्त होंगे, इनके अलग अलग मेथड्स को हम लोग समझेंगे, ठीक है दोस्तों। तो वैसे मेटल्स जो, सुनिए, वैसे मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप में होते हैं ना, वो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग इसे हासिल करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग आगे समझेंगे, सब चीज समझेंगे। और जो बीच वाले मिडिल स्टेट वाले होते हैं, अगर वो कार्बोनेट और होगा, यानी अगर वो CO3 वाला कोई एलिमेंट वाला कंपाउंड वाला और होगा, तो वो एक प्रोसेस होता है कैल्किनेशन, उसको समझेंगे। और अगर वो सल्फाइड वाला और होगा, देखिए यहाँ पे सल्फाइड वाला दिया, अगर वो सल्फाइड वाला होगा तो वो रोस्टिंग से मिलेगा, ठीक है। और ऑक्साइड वाला होगा तो रिडक्शन रिएक्शन से होगा, नहीं तो प्यूरिफिकेशन मेटल से होगा, ठीक है। और वैसे जो लो रिएक्टिव एलिमेंट वाले, तो उनसे पता तो हम लोग वो सल्फाइड के साथ करते ही और ऑक्सीजन के साथ भी करते ही हैं, तो उनमें हम लोग रोस्टिंग करेंगे, उसके बाद फिर उनको रिफाइन करके हम उसको हासिल करेंगे। तो ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको हम लोग प्रैक्टिस देख लीजिएगा एक बार। तो अभी तक हमने जाना कुछ प्रोसेस, क्या प्रोसेस हमने जाना, देखिए मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का अलग अलग प्रोसेस जाना। टॉप वाले में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नंबर में कि जो टॉप मोस्ट एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनमें कौन से प्रोसेस का इस्तेमाल कर हम लोग उससे प्योरेस्ट रूप में उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो कौन सा जगह, इलेक्ट्रोलाइसिस। फिर मिडल वाले में कैल्किनेशन एंड रोस्टिंग, और इसमें भी लोएस्ट वाले में भी रोस्टिंग ही जाए क्योंकि उसमें भी सल्फाइड फॉर्मेशन होता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो सब आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, ठीक है। ओर को कैसे प्यूरिफाई किया जा सकता है, ओर को कैसे इनरिच किया जा सकता है, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है दोस्तों। तो जानिए, ओर जो होता है वो माइंड होता है, यानी अर्थ क्रस्ट में जो माइनिंग जो होता है उसके थ्रू हमें ओर मिलता है, जिसके पास ना लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा अमाउंट में इम्प्योरिटीज, कचड़ा होता नहीं कहते वो, कचड़ा तो है ही, कुछ तो पता नहीं क्या करेगा जिंदगी में, कुछ पता नहीं। इसी तरीके से भी ओर, ये सब जिंदगी में कैसे एकदम अर्थ में आए, इसको कैसे प्यूरिफाई करेंगे पता भी नहीं किया, बहुत खतरनाक तरीका है भाई। अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग प्रोसेस है प्यूरिफिकेशन का, इनरिचमेंट का, ठीक है। तो जब भी हमें अर्थ क्रस्ट मिलते हैं ना, उनमें बहुत ज्यादा अमाउंट में इम्प्योरिटीज होता है, उनमें जो इम्प्योरिटीज होता है ना बहुत ज्यादा होता है। तो उस इम्प्योरिटीज को हम लोग गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग। तो गैंग, व्हाट इज गैंग, द गैंग इज द इम्प्योरिटीज। क्या बोला मैंने, गैंग इज द इम्प्योरिटीज ऑफ ओर्स, ठीक है। तो ये सब ओर्स के क्या होता है, इम्प्योरिटीज होता है, ठीक है। तो देखो ये जो इम्प्योरिटीज होता है ना, इनको अगर इम्प्योरिटीज को नहीं हटाएंगे ना तो हमें मेटल नहीं मिलेगा। तो ये प्रायर हो जाता है, मतलब जरूरी हो जाता है कि उस इम्प्योरिटीज को उस मेटेलिक ओर से हमें अलग कर ही देना है, तभी तो मिलेगा। तो सुनो, तो वैसा प्रोसेस जिसमें इम्प्योरिटीज को हटाया जाता है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम लोग डिफरेंट एक्सट्रैक्टिंग प्रोसेसेस कहते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, कैल्किनेशन हो गया, रोस्टिंग हो गया, है ना, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं कैसे लो रिएक्टिविटी सीरीज के मेटल को कैसे हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसमें से इम्प्योरिटीज को, उसके गैंग को कैसे हटा सकते हैं, ठीक है। वो गैंग में चलता है भाई, और भी गैंग में चल रहा है, उसमें इम्प्योरिटीज है, सोच समझ के रहना भाई। चलो आगे देखते हैं।
तो ज़्यादातर अब यहाँ पे हम लोग रिडक्शन की बात करते हैं ऑक्सीजन के केस में, अगर ऑक्साइड वाला कोई कंपाउंड होगा तो उसमें रिडक्शन करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर सुनिए ध्यान से, जो ज़्यादातर जितने भी लो रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना, वो क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा प्रेजेंट है तो ऑक्साइड के साथ फॉर्मेशन करते हैं, ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग उसे हीट करेंगे तो वो उससे अलग हो जाता है। कैसे होता है तो एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल है ना, पे हम लोग ने HGS सल्फाइड वाला पहले हम एग्जांपल लेते हैं, फिर रोस्टिंग वाला भी समझ लेंगे उसमें रिडक्शन कैसे होगा, ठीक है। उसमें वाटर के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा देंगे, रिडक्शन, याद है ना, इसमें हाइड्रोजन ऐड होता है। चलो सबसे पहले हम लोग ना ऑक्साइड ही वाला कर लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो पहले समझ लो, देखो सपोज करो CuO, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो ऑक्साइड वाला कोई टॉप रिएक्टिव एलिमेंट होगा, नॉन रिएक्टिव एलिमेंट होगा ऑक्साइड वाला, तो उसमें रिडक्शन होगा कैसे, देखो CuO है, सपोज करो कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। हम लोग इसका रिएक्शन करवा देते हैं हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ हमने रिएक्शन करवा, जरूर करवा दिया। तो देखो जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो Cu+H2, क्या हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं? हाँ जरूर लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ये कौन सा रिएक्शन होगा? ये होगा रिडक्शन रिएक्शन, एक वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर दिया जाता है और उसमें क्या ऐड हो जाता है? हाइड्रोजन, यानी उस ऑक्सीजन में क्या ऐड हो गया? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ऐड हो गया और क्या हमें मिल गया? Cu। सब मिला कि नहीं मिला? तो ये कौन सा रिएक्शन? रिडक्शन रिएक्शन है। तो ऑक्साइड वाले में रिडक्शन होगा और जो सल्फाइड वाला उसमें क्या होगा? रोस्टिंग होगा। तो समझिए, देखिए यहाँ पे ऐसे भी रोस्टिंग का डेफिनेशन यहाँ पे आगे दिया ही हुआ है, उसको भी देखते थे, लेकिन सपोज करो पहले एग्जांपल समझते तब आप रोस्टिंग इजीली समझ पाओगे। देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे HGS है, मरकरी सल्फाइड, ठीक है। रिएक्शन किया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। इसको हम लोग हीट करेंगे। तो याद रखना यहाँ से एक चीज पता चल रहा है कि जब भी सल्फाइड की बात होगी उसमें एक्सेसिव ऑक्सीजन आके जुड़ेगा और वो उसे रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो रिएक्शन किया, हम इसको हीट किए तो क्या हुआ? HGO यानी मरकरी किसको पकड़ लिया? अपना पार्टनर किसको बना लिया? ऑक्सीजन को। और ये देखो, और यहाँ पे ना ऑक्सीजन की मात्रा देखो यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मरकरी कितना है? 2 मरकरी, और यहाँ पे सल्फर 1 है, ठीक है, सल्फाइड 1 है। तो SO2 चला गया, यानी सपोज करो S के साथ 2 ऑक्सीजन हमने दे दिया, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना? 6, तो ऑक्सीजन बचा कितना? 4, ठीक है। तो 2 चला गया तो ऑक्सीजन कितना बचा? 4। अब इसको बैलेंस भी करना, देखिए सब बस इतना ध्यान दीजिए। देखिए ये रिएक्शन हुआ तो यहाँ पे HGO बना मरकरी ऑक्साइड और क्या बना? सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन की उसको हम लोग उसको बैलेंस करेंगे तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना था? 6 था, ठीक है। इस रिएक्टर में ऑक्सीजन 6, तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन 6 होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2, तो 2 यहाँ पे लगा दिए तो 4 ऑक्सीजन हो गया, और 2 इधर लगा दिए तो इधर भी 2 हो गया, नहीं 6 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। यहाँ पे मरकरी कितना है? 2, तो यहाँ पे भी हमने 2 लगा दिया तो मरकरी 2। यहाँ पे 2 लगा तो सल्फाइड यानी जो सल्फर है वो भी 2, तो यहाँ पे भी सल्फर फिर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बैलेंसिंग वो जो इजीली था जो हमने देख लिया, ठीक है। और फर्दर हम लोग क्या करेंगे? इस ऑक्साइड को और हीट करेंगे, फिर हीट से गैस बन जाएगा तो ऑक्सीजन उड़ गया और हमको मरकरी मिल गया। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया? ये हो गया हमारा, बस ये वाला जो ऊपर वाला, ये कौन सा रिएक्शन हो गया? ये जो पूरा प्रोसेस हो गया, इसको हम लोग रोस्टिंग कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, सिमिलर दूसरे तरीके से मान लो कोई कॉपर सल्फाइड है, ठीक है। इसको भी साथ हम लोग ऐसे ही करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, कॉपर ऑक्साइड बनाएंगे, फिर SO2 बनाएंगे, तो SO2 गैस था उड़ गया, फिर इसी कॉपर ऑक्साइड को फिर रिएक्शन करेंगे दूसरे कॉपर ऑक्साइड के साथ, ठीक है। तो एक कॉपर ऑक्साइड था, फिर दूसरा कॉपर ऑक्साइड था, तो ये वाला इसको पकड़ लिया, ठीक है। तो क्या बन गया? SO2 + Cu, और ये सब एक साथ आ गए, तो ये सब हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रोस्टिंग वाला एग्जांपल था जो हमने देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पढ़ते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, यानी एक्टिविटी सीरीज के बीच वाले एलिमेंट्स। तो एक्टिविटी सीरीज के जो एलिमेंट, वैसे एलिमेंट्स की बात होगी वो जो एलिमेंट्स एक्टिविटी सीरीज के बीच में हो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे समझते देखिए, 2 प्रोसेस था मैंने को बताया था, एक रोस्टिंग और दूसरा कैल्किनेशन। तो देखिए दी सल्फाइड ओर्स, यानी ये देखिए रोस्टिंग उन्हीं ओर्स में होगा जो सल्फाइड ओर, जैसे कि ZnS, देखिए जैसे कि HGS, ये क्या है? सल्फाइड ओर, यानी कि ये ऐसा और होगा मरकरी का जिसमें सल्फाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक वैसा सल्फाइड ओर, देखिए सपोज देखिए एक वैसा सल्फाइड ओर जो
जिसको हम लोग एक्सेसिव एयर के साथ हीट कर कर उसको ऑक्साइड का रूप दे देते हैं, है ना। एक्सेसिव एयर देके हीट, उस एयर को हीट कर कर उसे ऑक्साइड का रूप दे देते हैं, और फिर उस ऑक्साइड के रूप को और रिएक्शन करवाकर फिर उससे हम लोग क्या लेते हैं, एक नया मेटल, वो जो मेटल चाहिए वो मेटल हासिल कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग रोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? रोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। और कैल्किनेशन के केस में ये हो जाएगा कि उसमें लिमिटेड एयर रहता है, उसमें हम लोग लिमिटेड समझो कि उसमें एयर देते ही नहीं है, बस उसको डायरेक्टली हीट करते हैं, और जब हीट करेंगे तो एटमॉस्फेयर में तो ऐसे ही एयर रहता है, तो वो रिएक्शन करेगा और फिर हमें वो मिल जाएगा, उसको फिर ऑक्साइड के रूप में करेंगे। फिर उस प्रकार से उसके बाद से जो रोस्टिंग में ऑक्साइड के बाद से जो प्रक्रिया होगी वो कैल्किनेशन में भी रोस्टिंग की जो ऑक्साइड का फिर वो प्रक्रिया होगी। मतलब कैल्किनेशन में कार्बोनेट ओर के साथ होगी, ये चीज़ रखना। जो कैल्कुलेशन प्रोसेस होगा ना उसमें कार्बोनेट वाले ओर का रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, और उसमें कोई बाहर से एयर नहीं देंगे, ना के बराबर एयर रहेगा, ठीक है। बाहर से एयर देंगे नहीं, फिर उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करके फिर वो मेटल हासिल कर लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से कोई रिएक्शन है, जैसे कि यहाँ पे एक जिंक सल्फाइड यानी सल्फाइड वाला एक ओर लिया गया है जिसे एक्सेसिव ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया गया है, और जब उसको हीट किया गया तो उसी प्रकार से ZnO जो पहले बना था फिर SO2 बन गया, ठीक है। एक ये ZnO के साथ हुआ, और फिर उसी प्रकार से तो ये रोस्टिंग वाला हो गया। और कैल्किनेशन वाला देखिए, तो कैल्किनेशन वाले में यहाँ पे ZnCO3, कार्बोनेट वाले में क्या हो जाएगा कैल्किनेशन, फिर इसको हम इसको हीट किया, इसमें बाहर से एयर नहीं दी, कैल्कुलेशन में बता तो उसमें कोई हीट नहीं दिए, हम कोई हीट नहीं दिए, फिर वो क्या बना है, ऑक्साइड बना है ZnO प्लस CO2, यानी ये CO2 यहाँ पे 3 था, ऑक्सीजन कितना 3, तो एक ऑक्सीजन चल गया Zn के साथ, तो बचा 2 ऑक्सीजन, और 2 ऑक्सीजन कार्बन के साथ रख के कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। अब दोनों की प्रक्रिया में यहाँ पे मिडल वाले में कॉमन क्या होगा, मिडल रिएक्टिव वाले में बता रहा हूँ कि जो भी जिंक ऑक्साइड बना, दोनों में जिंक ऑक्साइड बना, ठीक है, दोनों में जिंक ऑक्साइड बना, तो इस जिंक ऑक्साइड के साथ और कार्बन के साथ फर्दर रिएक्शन करवाया गया, और ये कार्बन पकड़ लिया किसको, ऑक्सीजन को, और क्या बना है CO, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, और क्या हमें मिल गया, जिंक। तो इस प्रकार से हमने रोस्टिंग भी और कैल्किनेशन दोनों हमने परफॉर्म कर लिया, ठीक है। तो रोस्टिंग किसके साथ होगा, सल्फाइड ओर के साथ, भले वो मिडल रिएक्टिव हो, भले वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हो, और कैल्किनेशन उसमें होगा जो कार्बोनेट वाला ओर होगा, ठीक है दोस्तों। अब ये जो प्रोसेस होता है ना कि कैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उसमें क्या हम लोग एक टर्म था, एक रिएक्शन था जो चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, याद होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने उसमें क्या पढ़ा था, एक वैसा रिएक्शन जिसमें एक वैसा रिएक्शन, दोस्तों बारिश हो गया, दोस्तों बताओ क्या मौसम है भाई, आप लोगों की कृपा से बारिश हो गया आज, बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या था, एक वैसा रिएक्शन जिसमें कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसी दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट के आयंस को ले लेता हो। जैसे यहाँ पे हम लोग Zn का एग्जांपल लेते हैं, सपोज यहाँ पे ZnO है, ठीक है, तो Zn से रिएक्टिव कौन है, एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव, तो इसका आयन को खींच लिया, यानी Al2O3 बना लिया, बचा क्या, Zn अलग हो गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन होता है ना वो भी एज अ वर्क कर सकता है, एज अ मेटल को एलिमेंट की प्यूरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग मिलेंगे पार्ट 5 में, और हम लोग भी इसका वीडियो ट्राई करेंगे कि 3-4 दिन में ला दें, क्योंकि मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ, और अभी पता है टीचर्स डे आ रहा है, तो दोस्तों तो हम लोग को भी कुछ सेलिब्रेट करना पड़ेगा, है ना। तो सबका अपना पर्सनल लाइफ होता है, तो कभी आपको शेयर जरूर करूँगा उसके बारे में भी। तो वीडियो के यहीं एंड करें दोस्तों। अगर वीडियो आपको समझ में आया होगा, चैनल में कुछ भी इस वीडियो में आपको जो भी टॉपिक समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और बहुत जल्द मिलते हैं, कुछ दिनों में मिलेंगे, कुछ दिनों में लाऊंगा, समय मिले तो दोस्तों लाऊंगा, अगर नहीं ला पाओ तो दोस्तों मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या कर रहे हैं आपको पता है, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना है। तो बस आज के लिए बस इतने दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।